हेलो क्लास। हम लोग फास्टिंग थेरेपी पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ब्रेकिंग द फास्ट, यानी उपवास को कैसे खोलना है। अब उपवास के बाद, फास्टिंग के बाद क्या, आफ्टर द फास्ट, इसको यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, देखेंगे उपवास फास्ट करने के बाद क्या क्या रूल्स रेगुलेशन इनको फॉलो करना है। The most important period of the fast in the initial refeeding, व्रत का सबसे ज़रूरी समय शुरू में दोबारा खाना पीना होता है। मतलब फास्टिंग करने के बाद जब फिर से आप खाना खाना शुरू कर देते हैं, भोजन लेना शुरू कर देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भोजन लेना है, कब लेना है, और मात्रा कितनी रहेगी, कैसा भोजन रहेगा, ये बहुत मायने रखता है। टू रेपिड a return to food and activity can spell disaster। बहुत जल्दी खाना और एक्टिविटी शुरू करना बहुत बुरा हो सकता है। जैसे आपने फास्टिंग के बाद खाना खाना शुरू किया, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, बहुत जल्दी पेट भरना है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, बहुत गलत साबित हो सकता है। मटेरियल्स दैट हैव बीन मोबिलाइज्ड ड्यूरिंग द फास्ट मस्ट बी एलिमिनेटेड। व्रत के दौरान इस्तेमाल की गई चीज़ों को हटा देना चाहिए। जो जो चीज़ें उस समय इस्तेमाल की गई उसको हटा देना चाहिए। उसको इम्प्रॉपर फीडिंग और एक्टिविटी आफ्टर द फास्ट कैन सीरियसली डिसरप्ट दिस प्रोसेस। व्रत के बाद गलत खाना या एक्टिविटी इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकती है। अगर आपने फास्टिंग के बाद कुछ गलत खा लिया जो खाने योग्य नहीं है, या एक्टिविटी आपने कोई ऐसी कर दी जो नहीं करनी चाहिए, तो ये आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। इट इज़ ड्यूरिंग द रीफीडिंग प्रोग्राम दैट गुड डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल हैबिट्स आर रेनफोर्स्ड। रीफीडिंग प्रोग्राम के दौरान ही अच्छी डाइट और लाइफ स्टाइल की आदतें मजबूत होती हैं। जब हम दोबारा खाना शुरू कर देते हैं, भोजन लेना शुरू कर देते हैं, तब हम उसी समय से यदि हम चाहें तो अपनी अच्छी आदतें शुरू कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कोशिश करनी है, ठीक करना अपनी सेहत को, अपनी आदतों को। द बॉडी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ प्रेफरेंस फॉर होल नेचुरल फूड्स, अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी एक्सेट्रा। शरीर को साबुत नेचुरल खाना, सही फिजिकल एक्टिविटी वगैरह के लिए पसंद बनाने का मौका मिलना चाहिए। शरीर को साबुत नेचुरल खाना, सही फिजिकल एक्टिविटी के लिए मौका देना चाहिए, उसकी पसंद बनाना है। शरीर को क्या पसंद करवाना है। देखिए, शरीर या मन की बात करें तो मन क्या है, मन हमेशा जो मन के मुताबिक यदि हम चलते हैं तो कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाए, क्योंकि मन ऐसी चीज़ें भी खाने का मन करता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए मन के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, शरीर के हिसाब से आपको खाना है। और हमें शरीर की ऐसी आदत डालनी है, मन की ऐसी आदत डालनी है। साबुत अनाज, साबुत अनाज भी ऐसा नहीं है कि बस चावल जैसा है वैसा ही खा लिया और गेहूँ आटा वैसा ही खा लिया। मीन्स मोटा अनाज जिसे बोलते हैं, ऐसा अनाज खाना है, नेचुरल खाना है, और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। ये सारी चीज़ें अपनानी चाहिए। नो मैटर हाउ सक्सेसफुल योर बॉडी इज एट रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद अ फास्टिंग प्रोसेस, लॉन्ग टर्म डाइटरी एंड लाइफ स्टाइल।
compliance will be necessary. आपका शरीर व्रत की प्रोसेस से समस्याओं को हल करने में कितना भी सफल क्यों ना हो, लंबे समय तक डाइट और लाइफस्टाइल का पालन करना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने तो फास्टिंग कर ली है और हमको क्या ज़रूरत है अब कुछ भी नियम का पालन करने की, हमारा तो शरीर ठीक हो गया है। तो ऐसा फिर आप उल्टा-सीधा खाने लगें, कुछ भी नियम का पालन नहीं करें, तो फिर से दिक्कत हो सकती है, फिर से समस्याएँ हो सकती हैं। फास्टिंग नॉट इज फास्टिंग इज़ नॉट अ क्योर। व्रत कोई इलाज नहीं है। व्रत क्या है? वो कोई ये नहीं कि आपको ठीक करता है, आपको कोई हाँ, दवाई नहीं है कोई। व्रत ये कह सकते हैं फास्ट क्या है, कोई दवाई नहीं है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स द बॉडीज़ हीलिंग मैकेनिज़्म। यह एक प्रोसेस है जो शरीर के ठीक होने के सिस्टम को आसान बनाता है, उसको एक्टिव कर देता है। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को एक्टिव करने का एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है। It is up to each individual to ensure that the requirements of health are provided on a continuing basis. यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह ये पक्का करे कि हेल्थ की ज़रूरतें लगातार पूरी होती रहें। तो ये हमारी, आपकी, सबकी अलग-अलग आपको ये इंश्योर करना है। ये आपको इंश्योर करना है कि हाँ, आपकी जो डेली आपकी सेहत के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। चीज़ें ठीक होना ज़रूरी है, प्रॉपर मिलना ज़रूरी है। नहीं तो फिर कुछ भी मतलब नहीं रह जाएगा आपके फास्टिंग का भी और जो भी आपने नियमों का पालन किया है, सब बेकार हो जाएँगे। People who succeed with natural hygiene are those who cooperate long enough that they feel so good that feeling good become their motivation. जो लोग नेचुरल हाइजीन में सफल होते हैं, वे होते हैं जो इतने लंबे समय तक एक साथ देते हैं कि उन्हें इतना अच्छा महसूस होता है, उनका मोटिवेशन बन जाता है। तो नेचुरल हाइजीन में वही लोग सफल होते हैं जो नियमों का लंबे समय तक पालन करते हैं, उनको अच्छा महसूस होता है, उसको मोटिवेशन बनाए रखते हैं। Lifestyle change based on discipline alone or coupled with negative motivation such as fear of pain, disease or death will only last so long. सिर्फ डिसिप्लिन पर आधारित लाइफस्टाइल में बदलाव या दर्द, बीमारी या मौत के डर जैसे नेगेटिव मोटिवेशन के साथ बदलाव ज़्यादा समय तक नहीं टिकेंगे। तो जो डिसिप्लिन या लाइफस्टाइल में बदलाव, यदि आपके अंदर नेगेटिविटी, बीमारी का डर, मौत का डर, दर्द का डर है, तो फिर मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। लेकिन हाँ, ये खुद को मोटिवेट करना कि ये चीज़ें कुछ होती नहीं हैं, बस डराने के लिए हैं। बट द इकेस्टेसी ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ इज लास्टिंग। लेकिन अच्छी सेहत का मज़ा हमेशा रहता है, मतलब आनंद, अच्छी सेहत अगर रहती है तो आनंद आता है अपने आप में। फास्टिंग इज प्राइमरी द एक्ट ऑफ willingly abstaining from some or all food, drinks or both for a period of time. व्रत या उपवास मुख्य रूप से कुछ समय के लिए स्वेच्छा से कुछ या सभी प्रकार के भोजन, पेय या दोनों से परहेज करने की क्रिया है। व्रत या उपवास
मुख्य रूप से कुछ समय के लिए स्वेच्छा से या कुछ या सभी प्रकार के भोजन पेय पदार्थ से परहेज करने की प्रक्रिया है। व्रत क्या है? व्रत एक ऐसी प्रक्रिया है, अब ये फिर से बता लें, व्रत क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए भोजन से, पेय पदार्थ से या फिर दोनों से दूरी बनाने का प्रोसेस है फास्टिंग। कंप्लीट फास्टिंग आल्सो इंक्लूड abstinences from drugs, sexual intercourse, as well as avoidance of environmental pollution. पूर्ण उपवास, यदि आप फुल फास्टिंग करते हैं, कंप्लीट फास्टिंग करते हैं, तो आपको नशीले पदार्थ, शारीरिक संबंध बनाने से परहेज करना चाहिए, साथ साथ में पर्यावरण प्रदूषण से भी बचना चाहिए। अब ये बता रहे हैं कि फास्टिंग शब्द कहाँ से आया। द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश फास्टेन मीनिंग टू ऑब्जर्व आर बी स्ट्रिक्ट। यह शब्द पुरानी अंग्रेजी भाषा के फास्टेन से निकला है, जिसका अर्थ है पालन करना या सख्त रहना। द संस्कृत वर्ड उपवास मीन्स नियर टू गॉड। संस्कृत शब्द उपवास का अर्थ है ईश्वर के निकट, ईश्वर के निकट। द प्रैक्टिस ऑफ फास्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कस्टम्स। उपवास की प्रथा सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है, यानी प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है। इट इज फॉलो बाई ऑलमोस्ट एवरी रिलीजन। लगभग हर धर्म में इसका पालन किया जाता है। रोज़ा के नाम पे, नवदुर्गा व्रत के नाम पे, कभी विष्णु जी का व्रत है, शंकर जी का व्रत है, सावन के महीने में व्रत रहना, ये सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से, जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग, इसका महत्व क्या है? फास्टिंग प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू टेक रेस्ट फ्रॉम द डेली रूटीन। उपवास दैनिक दिनचर्या से आराम करने का अवसर प्रदान करता है। ये हमारे इंटरनल सिस्टम को भी आराम पहुंचाने का काम करता है। फास्टिंग गिव्स द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टाइम टू रेस्ट एंड द होल बॉडी माइंड गेट अ चेंज टू हील, रिबिल्ड एंड बिकम क्लियर। उपवास पाचन अंगों को आराम करने का समय देता है और पूरे शरीर व मन को ठीक होने, फिर से बनने और शुद्ध होने का मौका देता है। फास्टिंग कैन हेल्प टू स्लो डाउन। फास्टिंग कैन हेल्प टू स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस एंड इम्प्रूव द जनरल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। उपवास उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, यानी आपकी एज को कम करता है। आपकी संख्या में बढ़ेगी एज, लेकिन बॉडी आपकी एज नहीं बढ़ाएगी, आपकी बॉडी की एज कम रहेगी और व्यक्ति के सामान्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोकता है, शारीरिक व मानसिक सुधार को भी करता है। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स इन इंक्रीज विल फास्टिंग। उपवास के दौरान शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब आप उपवास रहते हैं तो शरीर में जो भी टॉक्सिन्स आते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, वो सब बाहर निकालने का प्रोसेस तेज हो जाती है। टाइप्स ऑफ फास्टिंग, उपवास के प्रकार अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, अवधि के अनुसार, मतलब कितने समय का। शॉर्ट ड्यूरेशन 2 to 5 days, इंटरमिटेंट 1 to 2 days और लॉन्ग ड्यूरेशन 10+ days। कम अवधि 2 से 5 दिन, रुक रुक के करते हैं 1 से 2 दिन। लंबी अवधि 10 से और ज़्यादा है, जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितना आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए दिया गया है। डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ फास्टिंग,
उद्देश्य क्या है, उपवास के करने का उद्देश्य क्या है, उस आधार पे अलग अलग प्रकार बताए हैं। पॉलिटिक, रिलीजियस, थेरेपेटिक, राजनीतिक, धार्मिक और चिकित्सीय, यानी इलाज के लिए। राजनीतिक देखा होगा, अनशन वगैरह जो हैं करते हैं, वो अन्न वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल फास्टिंग है। कोई राजनेता अपने उद्देश्य की पूर्ति मनवाने के लिए करते हैं, या और भी समाज सुधारक लोग भी करते हैं। रिलीजियस, धार्मिक आधार पे भी फास्टिंग होती है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग दिन की फास्टिंग है। थेरेपेटिक, चिकित्सा के पर्पज से भी होता है उपवास। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑन ऑफ फास्टिंग, उपवास के तरीके के आधार पर, मतलब कितने प्रकार के तरीके हैं उस आधार पे। ड्राई फास्टिंग विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई फास्टिंग मतलब सूखा, मतलब लिक्विड नहीं लेना है, सिर्फ बिना पानी के उपवास, ड्राई फास्टिंग बिना पानी के उपवास। फिर है वाटर फास्टिंग, इसमें पानी पीते हैं केवल, ओनली जूस एंड वाटर, सिर्फ जूस और पानी के साथ उपवास। फिर है जूस फास्टिंग, ओनली जूसेस, इसमें केवल जूस। फ्रूट फास्टिंग, ओनली फ्रूट्स एंड वाटर, जूस के साथ भी वाटर है, तो सिर्फ पानी और जूस के साथ फास्टिंग कर सकते हैं, सिर्फ पानी और फल के साथ फास्टिंग कर सकते हैं, या केवल पानी के साथ फास्टिंग कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट मोनो डाइट फास्टिंग, फास्टिंग बाय यूजिंग अ सिंगल टाइप ऑफ फूड ओनली। मोनो डाइट फास्टिंग, सिर्फ एक तरह का खाना खाकर उपवास करना, एक तरह का खाना, मान लीजिए कोई हम केवल दूध पीकर ही फास्टिंग करेंगे, हम केवल सेब खाकर ही फास्टिंग करेंगे, सेब के अलावा और कुछ नहीं लेंगे, हम केवल चावल खा के ही फास्टिंग करेंगे, हम केवल ड्राई फ्रूट्स खा के ही, काजू हैं, बादाम, जो भी खाना है वो खा के ही फास्टिंग करेंगे, तो ये मोनो डाइट के आधार पे फास्टिंग है, कोई एक खाना खा के। तो ये डाइट के आधार पे, उपवास के तरीके के आधार पे ये 5 तरह की बताई गई है। डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ कंडीशन, सेहत की स्थिति के आधार पे व्रत, उपवास। तो है हेल्दी कंडीशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, गिविंग रेस्ट टू डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सेहत की स्थिति के आधार पर, तो स्वास्थ्य स्थिति यानी बीमारियों से बचाव, पाचन अंगों को आराम देना। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ कंडीशन है, हेल्दी कंडीशन है, उस समय में उपवास करना चाहता है, तो क्या होगा, बीमारी से बचेगा वह और पाचन तंत्र को आराम मिलेगा। एक्यूट इलनेस, अगला है एक्यूट इलनेस, फास्टिंग अंटिल द इलनेस सबसाइड एंड द पर्सन फील्स लाइट एंड हैज़ एपेटाइट फॉर फूड। बीमारी ठीक होने और व्यक्ति को हल्का महसूस होने और भूख लगने तक उपवास, यानी किसी को कोई बीमारी है, उसको बीमारी ठीक करनी है, तो बीमारी ठीक होने तक उपवास करता है, उसमें भी देखना होता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये हो गया। तीसरा है क्रोनिक इलनेस यानी पुरानी बीमारी, रिपीटेड शॉर्ट फास्ट 2 to 5 days are indicated with positive food consumption between 2 fasting period। पुरानी बीमारी, 2 उपवास के बीच अच्छा खाना खाते हुए बार बार छोटे उपवास 2 से 5 दिन करना, मतलब 2 दिन उपवास कर लिया, फिर 2 दिन कर गए, फिर से 2 दिन उपवास कर लिया, ऐसे करके करते हैं। ये पुरानी बीमारी में होता है, पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये उपवास के प्रकार हो गए। साइन ऑफ एलिमिनेशन
ऑफ टॉक्सिन्स ड्यूरिंग फास्टिंग। उपवास के दौरान शरीर से जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स के निकलने के संकेत कैसे पता करेंगे कि ये बाहर निकल रहे हैं टॉक्सिन्स? तब सबसे पहले क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यू टू डाई फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड प्यूट्रीफाइड मैटर। पुराने सड़े गले पदार्थों के टूटने से गैस बनना। जब शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं पुराने बहुत दिनों से शरीर में जमा हैं, जब वो टूटते फूटते हैं शरीर उनको बाहर निकालने का काम करता है, तब गैस बनती है। कॉटन माउथ एंड एक्सपुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर इन माउथ। मुंह सूखना और मुंह से खराब पदार्थ निकलना या बदबू भी आ सकती है। बैड ब्रीथ ड्यू टू एक्सप्लेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सांस की नली से खराब पदार्थ निकलने के कारण मुंह से बदबू आना। इस कारण से भी ये भी होता है, तब पता चल सकता है कि हाँ आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। कोटेड टंग ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एलिमिनेटेड टंग। टंग शुड बी क्लियर एट द एंड ऑफ द फास्टिंग पीरियड। शरीर से निकले पदार्थों के जमा होने से जीभ पर परत जमना और उपवास की अवधि के अंत में जीभ साफ हो जाएगी। तो जब टॉक्सिन्स क्या है आपकी टंग पे लेयर बन जाएगी और फिर लास्ट में होते होते एक दिन साफ हो जाएगी, जब सारे टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाएंगे। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ना, शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। थेरेपेटिक इफेक्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, उपवास के चिकित्सीय प्रभाव और फायदे, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फायदे होते हैं। प्रोमिनेंट एमंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कॉन्फरेड बाई फास्टिंग, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग आर। उपवास, कैलोरी कम करना और इंटरमिटेंट फास्टिंग से पहले से होने वाले मुख्य शारीरिक प्रभाव इस प्रकार हैं। क्या प्रभाव होते हैं? उपवास से होने वाले शारीरिक प्रभाव क्या हैं? इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी दैट रिजल्ट इन रिड्यूस्ड प्लाज्मा ग्लूकोज एंड इंसुलिन concentrations and improved glucose tolerance। इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना, जिससे प्लाज्मा ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर कम होता है और ग्लूकोज को पचाने की क्षमता, ग्लूकोज टॉलरेंस बेहतर होती है। तो इंसुलिन क्या है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, प्लाज्मा ग्लूकोज जो है वो पचता है, इंसुलिन का स्तर कम होता है और ग्लूकोज को पचाने की क्षमता बढ़ती है, बेहतर होती है। रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एज इंडिकेटेड बाय डिक्रीज्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज टू प्रोटीन्स। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का स्तर कम होना, जिसका पता प्रोटीन, लिपिड और डीएनए को होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान में कमी से चलता है। इंक्रीज्ड रेसिस्टेंस टू वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस इंक्लूडिंग हीट, ऑक्सीडेटिव एंड मेटाबॉलिक स्ट्रेस। गर्मी, ऑक्सीडेटिव और मेटाबॉलिक स्ट्रेस सहित कई तरह के तनाव का सामना करने की क्षमता बढ़ना। और क्या होता है? इनहेंस इम्यून फंक्शन, इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रिडक्शन ऑफ बॉडी फैट एंड मास विच सपोर्ट्स अ हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड
रिड्यूस इंसिडेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, शरीर की चर्बी और वजन का कम होना, जिससे हृदय और रक्त वाहिनियाँ का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। तो वजन कम हो जाता है, फैट कम हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छे से काम करता है। एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन, शरीर में जमा हुए जो भी जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो भी सब बाहर निकल जाते हैं। सेल्फ रिकवरी ऑफ द बॉडी स्पेशली द डाइजेस्टिव ऑर्गन, शरीर खासकर पाचन अंगों का खुद ब खुद ठीक होना, पाचन तंत्र अपने आप ठीक होने लगते हैं। रेजुविनेशन यानी नई ऊर्जा और ताजगी प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी, scientists have found that when the human body is exposed to hunger for a period of not less than 8 hours and not more than 16 hours, it produces special proteins called autophagosomes in all parts of the body. वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब इंसान का शरीर यानी जब मनुष्य शरीर 8 से 16 घंटे तक भूखा रहता है तो शरीर के सभी हिस्सों में ऑटोफैगोसोम नाम के खास प्रोटीन बनते हैं। ऑटोफैगोसोम्स नाम के प्रोटीन बनते हैं। दीज प्रोटीन्स कलेक्ट डेड कैंसरस एंड diseased cells and analyze them and return them to an image that the body benefits from. ये प्रोटीन मरी हुई कैंसर वाली और बीमार कोशिकाओं को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करते हैं और उन्हें ऐसी चीज़ों में बदल देते हैं जिससे शरीर को फ़ायदा होता है, जिससे शरीर को फ़ायदा होता है। दिस प्रोसेस इज called autophagy by the Japanese doctor Yoshinori Osumi who discovered it. इस प्रक्रिया को जापानी डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने ऑटोफैगी नाम दिया, जिन्होंने इसकी खोज की। तो डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी ने इसकी खोज की, ऑटोफैगी नाम दिया। प्रैक्टिस ऑफ हंगर एंड थर्स्ट इज एडवाइज्ड ट्विस्ट ऑफ 3 times a week, हफ्ते में 2 या 3 बार भूखे और प्यासे रहने का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी फास्टिंग थेरेपी है और ये फास्टिंग का चैप्टर था। फास्टिंग क्या है, कैसे है, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस हैं, कैसे करना है, ये सब बताया गया है। और सभी धर्मों में इसकी चर्चा है, रिलीजन्स में है, बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं, कैसे काम करता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज, तब हम इसको अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।